हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि टेक पे। आज हम लोग निमी क्वेश्चन बैंक के मॉड्यूल 3 वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो बोल रहा है कि BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्ध निरंतर कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होता है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है जो तांबे का जो हम लोग न्यूट्रल में इस्तेमाल करते हैं तांबे वायर का उसकी मोटाई क्या होती है। तो देखिए यहाँ से पूछा है किसकी, डोमेस्टिक वायरिंग का पूछा है हमसे। किसका पूछा है? डोमेस्टिक वायरिंग। तो डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग करते हैं 1.5 स्क्वायर mm। डोमेस्टिक वायरिंग में क्या करते हैं 1.5। अगर पावर वायरिंग बोलता है तो पावर वायरिंग में हम लोग करते हैं 2.5 का। ठीक है, 2.5 स्क्वायर mm पावर वायरिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया यहाँ पे किसका, डोमेस्टिक वायरिंग का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध को मान कम करने के लिए किस प्रकार का प्रतीक का उपयोग करें। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मौजूदा अर्थ मतलब पहले से अर्थ का निर्माण हम कर चुके हैं, उसके प्रतिरोध का मान को घटाना है। तो पहले से जो मेरे पास अर्थ बना हुआ उसके प्रतिरोध को कैसे बढ़ाएं? इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाकर। बिल्कुल नहीं, जो अर्थिंग बना हुआ है ऑलरेडी आप उस गड्ढे को खोद के उसकी इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना ये उचित नहीं है। धरती के गड्ढे को हमेशा गीली स्थिति में रखना, बिल्कुल सही। जब का गांव में आप हमेशा देखते होंगे जब अर्थिंग कमजोर हो जाता है तो लोग उस पे पानी डालते हैं, ताकि क्या हो, अर्थिंग पानी डालने से क्या होता है, इलेक्ट्रोड की जो होती है ना वो प्रतिरोध कम हो जाती है। ठीक है। तीसरा, गड्ढे और रेत में चारकोल भरना। जब आपका पहले से ही वो बना हुआ है तो उसमें आप ये डाल नहीं और भू इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। तो आप जो बना हुआ है उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको गीला कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षा का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले समझिए, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट को जैसे देखिए अवॉइड इलेक्ट्रोलाइट ईएमएफ इंटरफेरेंस, विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना। तो जो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डीसी पे डीसी में इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बनता है, इसीलिए डीसी पे हम यूज ना करके यहाँ पे एसी पे यूज करते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि अर्थ प्रतिरोध का परीक्षा का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पर जो अभिक्रिया होती है उससे बचने के लिए करते हैं। अगर एसी से करते हैं तो वो अभिक्रिया नहीं होती, मगर डीसी से करेंगे तो वो अभिक्रिया करेगा, इसीलिए हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या होता है। देखिए ये वाला तो आपको पता होगा कि वोल्टेज V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है, V बराबर IR। तो यहाँ देखिए वोल्टेज ड्रॉप बराबर IR वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप बराबर IR वोल्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा बोल रहा है आई नियमों के अनुसार पावर उप परपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। तो देखिए पावर उप परपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार देखिए 3000 है। मैंने पिछले बार में भी बोला था कि पावर वायरिंग के लिए कितने लोड होती है, 3000 वाट होती है। और 800 वाट किसके लिए होती है, लाइटनिंग के लिए, लाइट मतलब डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए, डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए होती है। ठीक है, 800 वाट। पावर वायरिंग के लिए क्या होती है, 3000 वाट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उपभोक्ता मुख्य बोर्ड से सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान पे जुड़ी होती है। जैसे देखिए जो हमारे यहाँ आ रही है ये पोल से जो 3 पे जा रही है वो क्या है, सर्विस लाइन, इसको क्या बोलते हैं, सर्विस लाइन। यहाँ से आके हमारे क्या है, KWH एनर्जी मीटर में जुड़ती है। उसके बाद आप घर के MCB बॉक्स में ले जाते हैं, है ना। तो हमारा सर्विस लाइन से सबसे पहले कहाँ आता है, आपके जो घर में मीटर लगा हुआ है उसमें आता है। तो मीटर को क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर को किससे डिनोट करते हैं, KWH से। ठीक है। तो हमारा जो सर्विस लाइन से जुटा होता है वो क्या होता है, ऊर्जा, ये हमारा जो हमारे घर का एनर्जी मीटर होता है उससे जुड़ा होता है। अगला सवाल बोल रहा है कि घरेलू वायरिंग में परीक्षण का प्रकार क्या है।
देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लैंप रिमूव लिखा हुआ है, कहने का मतलब है लैंप रिमूव लिखा हुआ है, रिमूव्ड मतलब इसमें बल्ब खोल खोल दिया गया है, इसमें बल्ब अभी लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे भी बल्ब को खोल दिया गया है। और ये लिखा है स्विच को ऑफ कंडीशन में है, स्विच हमारा कैसा है, स्विच ऑफ कंडीशन में है और मेन सप्लाई को ऑन रखें। ये देखिए टेस्टिंग लैंप है, ये टेस्ट लैंप यहाँ पे लगाया हुआ है और हमने सारे बल्ब को खोल दिया है। तो इससे जो क्या चेक करते हैं, इससे हम लोग जो चेक करते हैं वो ध्रुवता की जांच करते हैं, पोलरिटी टेस्ट। इससे क्या होता है ना कि इससे ये पता चलता है कि जो हमारा जो केबल है स्विच में पॉजिटिव में ही जुड़ा हुआ है या नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, इससे ये हमें पता चल जाती है। तो ध्रुवता जांच करने के लिए इस तरह के परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है? घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव, तो हमारा जो घरेलू वायरिंग में होता है 1000/5000 गुना पूर्ण भार, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए 119 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 119 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विविधता गुणांक की गणना करे, डाइवर्सिटी फैक्टर की गणना करे। तो देखिए डाइवर्सिटी होता है ना कनेक्ट लोड इनटू डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है लोड वैल्यू, लोड वैल्यू ये होता है हमारा सूत्र। कनेक्टिंग लोड इनटू डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है लोड वैल्यू। मगर यहाँ पे ये देखिए जो लिखा है ना मिनिमम एक्चुअल लोड, ये नहीं, एक्चुअल लोड होना चाहिए था यहाँ पे। तो डाइवर्टेड से फैक्टर बराबर क्या होता है, मिनिमम एक्चुअल लोड बटा इंस्टॉलेशन लोड। देखिए इंस्टॉलेशन लोड जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है ना 1.2 से लेके 1.4 होता है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे घर में 1000 वाट लोड है तो उसको 1.2 से आप गुना करो, ठीक है। अप्रोक्स आपका 66% ही लोड देना चाहिए, ठीक है। कभी भी हम 1000, जैसे मेरे घर के सारे बल्ब पंखे गीजर आयरन एसी एक साथ नहीं चालू करने चाहिए, मुझे सिर्फ 66% ही इक्विपमेंट को एक साथ ऑन करना चाहिए, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल बोल रहा है नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए नए घरेलू वायरिंग के लिए परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण, मेगर का। यहाँ पे मल्टीमीटर बहुत लोग मार देते हैं, नहीं, हमें मेगर का इस्तेमाल करना है। मेगर को दूसरा नाम क्या है, इंसुलेशन टेस्टर भी हम लोग मेगर को बोलते हैं। कह रहा कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार कौन सा है? तो देख लेते हैं फिगर, किस प्रकार के परीक्षण का प्रकार दिया हुआ है। एक मिनट, हाँ ये वाला है ना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लाइन आ रही है यहाँ जा रहा है और फिर क्या है ये हमारा क्या है अर्थिंग के साथ ये कनेक्ट हुआ है। तो इससे हम लोग किस चीज के बारे में पता करते हैं, तो चालक एवं भूमध्य के कुचालक प्रतिरोध की जांच करते हैं। जो लाइन है और हमारा न्यूट्रल है इसके बीच मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच करने के लिए हम लोग इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल का सिस्टम अर्थिंग कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सिस्टम अर्थिंग का प्रयोग हम लोग जनरेटिंग स्टेशन या उप केंद्र पे भी करते हैं। बड़े बड़े इंस्टॉलेशन या फैक्ट्रियों में होता है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका, सिस्टम अर्थिंग का। डोमेस्टिक वायरिंग का तो हम लोग घरों में करते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग का कहाँ करते हैं, घरों पे करते हैं। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन कर रहा है मेगर का उपयोग करके आप क्या परीक्षण करते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। अभी मैंने बोला था कि मेगर का दूसरा नाम क्या है, इंसुलेशन टेस्टर भी है। कुचालक प्रतिरोध का क्या करते हैं हम लोग, मेगर की मदद से परीक्षण करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का कारण क्या है? देखिए घरेलू वायरिंग में अगर हमारा बल्ब धीम जल रहा हो, मतलब ग्लो कम कर रहा हो और हमारा मोटर का स्पीड कम है तो क्या हो सकता है, तो इसमें उच्च श्रेणी परिपथ दोष होगा। श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में धारा का मान कम हो जाता है, श्रेणी में वोल्टेज ड्रॉप करता है और पैरेलल में धारा
श्रेणी में क्या होता है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप करता है और धारा समान रहता है। तो अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो हमारा बल्ब क्या होगा, धीमा जलेगा। ठीक है, तो उच्च श्रेणी दोष के कारण हमारे घर के बल्ब एवं मोटर धीरे चलते हैं। अगला कह रहा कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है। अभी मैंने बताया उप केंद्र या जनरेटिंग स्टेशन, अभी बोला था जनरेटिंग स्टेशन पे किया जाता है। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन पे। अगला सवाल कह रहा पृथ्वी प्रतिरोध मापने की यह कौन सी विधि है। तो यह है विभव का पतन, फॉल ऑफ पोटेंशियल। देखिए यहाँ से धारा आ रही है, यहाँ से जा रही है। जो ये दोनों होती है ना, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 15 मीटर। ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी 15 मीटर होती है। तो यहाँ से जो धारा गई, यहाँ से जो निकली, ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आता है, उसी को मेजर करने के काम आता है। ये ए पॉइंट हो जाता है, ये सी पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल विभव का पतन नापने के लिए काम में लिया जाता है। अगला कार्य आई नियमों के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। अर्थिंग टॉट इम्पीडेंस, प्रतिबाधा के माध्यम से अर्थिंग, प्रतिबाधा के माध्यम से अर्थिंग। यहाँ पे कमाई लिख दिया, अर्निंग समझ लिया अर्थिंग को। तो प्रतिबाधा के माध्यम से अर्थिंग, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रम का कार्य क्या है। अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रम का कार्य क्या है। चेंज डीसी सप्लाई टू एसी सप्लाई, डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, डीसी आपूर्ति को एसी में बदलने का काम करता है। अर्थ प्रतिरोध परीक्षक मतलब अर्थ प्रतिरोध इंसुलेशन टेस्टर, ये किसको, मेगर की बात कर रहा है। ठीक है, ये मेगर की बात हो रही है यहाँ पे। अगला सवाल, गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर में तुलना में क्या फायदा होगा, मोर फ्लेक्सिबल। ये सवाल हम लोग ने केबल में भी किया था कि गुथा हुआ जो कंडक्टर है, जो डीसी वायर होता है, जिसको 2.5 mm 3 mm 1.5 mm करके हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, वो होते हैं गुथे हुए चालक। और जो हम लोग 3, 20, 7, 22 इस तरह के कंडक्टर होते हैं, वो होते हैं ठोस कंडक्टर। अरे हाँ, ठोस कंडक्टर। ये कैसे हैं, गुथे हुए कंडक्टर। तो गुथा हुआ कंडक्टर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मगर ठोस कंडक्टर क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता उतना ज्यादा। वो एसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। तो पृथ्वी के प्रतिरोध को हम लोग दोहरी अर्थिंग के द्वारा कम करते हैं। देखते होंगे जो मशीन ज्यादा सेंसिटिव होती है, उसके लिए हम लोग दो दो अर्थिंग करते हैं, ताकि एक हमारा खराब हो जाए तो दूसरे पे वो काम करते रहे। ऐसा नहीं है कि एक ही अर्थिंग के गहराई को बढ़ा दें या उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोप्लेट की लंबाई को बढ़ा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक खराब होगा तो हमारा क्या होगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही दो अर्थिंग करते हैं और दोनों को फिर जोड़ के फिर पैरेलल से हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं अपने मोटरों को। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है। देखिए अभी मैंने बोला था कि एसी की आपूर्ति क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड डीसी के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो विद्युत अपघटन विद्युत बल्ब को हटाने के लिए, अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस, विद्युत अपघट विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए, इसीलिए हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि डीसी का। डीसी के साथ क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइटिक है जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो अभिक्रिया कर जाती है। ठीक है, अगला सवाल, मेजर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर है। तो इसका जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो काम नहीं कर रहा है, यह बल आघूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है। जब इसको हम लोग ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें डैम्पिंग बल, कंट्रोलिंग बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक होता है।
तो पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई विक्षेपण किसके अनुपातिक होता है? तो दो कुंडलियों में धारा का मध्य के अनुपातिक होता है। रेशियो ऑफ द करेंट इज द टू कॉइल, दो कुंडलियों के धारा का अनुपातिक होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पे काम करता है? अभी मैंने यहाँ पे एक इससे पहले सवाल किया था जिसमें ये क्या था, तीन हमारा था प्लेटिंग, यहाँ से करंट जा रही थी, यहाँ से आ रही थी, ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे, इसकी जो दूरी थी वो 15 मीटर के अप्रॉक्स होती है। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग कितना हमारा वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, विभव का ड्रॉप हुआ, उसके बारे में पता लगाते हैं। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विभव पात विधि के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों होता है? जबकि उपकरण अर्थिंग हम लोग कहाँ करते हैं? घरों पे, और सिस्टम अर्थिंग कहाँ करते हैं? पावर जनरेशन उपकेंद्रों सब स्टेशन पे करते हैं। यह धारावाहक चालकों से संबंधित है, इसी वजह से हम लोग सिस्टम अर्थिंग है जो उपकरण अर्थिंग से अलग क्यों है? क्योंकि यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, यदि किसी व्यक्ति को 20 एम्पीयर धारा का झटका प्राप्त होता है तो उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसे दर्दनाक झटका महसूस होगा। 5 मिली एम्पीयर तक आपको कोई भी झटका महसूस नहीं होगी। 20 मिली एम्पीयर में आपको बहुत दर्दनाक झटका महसूस होगा। 50 मिली एम्पीयर के करंट पे आपका हृदय आघात हो जाएगा, मतलब आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी मैंने क्या बोला था कि जहां पे रेजिस्टेंस होगा, जैसे गीजर, जहां पे हीटिंग एलिमेंट या जहां पे रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है, वहां पे किस प्रकार के एल श्रेणी के एमसीबी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बोल रहा है डेड लघु वायरिंग, डेड लघु वायरिंग, यहाँ देखिए शॉर्ट वायरिंग मतलब शॉर्ट सर्किट। मैंने क्या बोला, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य। ओपन पर्पथ में क्या होगा? ये अनंत हमारा किस में होगा? इन्फिनाइट किस में होगा? ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट में। ठीक है, और हमारा शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? 0 ओम। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है, कह रहा है कि क्रिम्पिंग के क्या फायदे होते हैं? देखिए हमारा जो क्रिम्पिंग टूल्स होता है उसमें केबल में लग्स लगाने के काम आता है। जो आप केबल के ऊपर इस तरह के यू टाइप के लग्स लगे देखते हो, और यहाँ पे केबल को चाप दिया जाता है यू टाइप या इस तरह के ओ टाइप के लग्स लगे रहते हैं। तो क्रिम्पिंग टूल की मदद से इस लग्स को केबल के ऊपर लगाया जाता है। तो क्यों तो इसका क्या फायदा है? तो ढीले संयोजन को टालने के लिए, मतलब जो हमारा जो कनेक्शन लूज हो जाते हैं उसके संयोजन को टालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रिम्पिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हमारा ये वायरिंग इंस्टॉलेशन और अर्थिंग के क्वेश्चनों को हम लोगों ने सोल्व किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोज आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।